भाग्य हिंदी में सर हिंदी मैम में हिंदी में बोल दीजिए। 14 तारीख को सर क्या हिंदी करेंगे वो थोड़ा हिंदी महाआरती पूरा एक बार हिंदी में बोल दीजिए। क्या मैम बोल दें हिंदी में? या मैम बोलती है मैम आप बोल दीजिए। हाँ आप बोलिए मैम आप बोलिए। हिंदी मराठी अलग अलग। सर वी आर कटिंग लाइव। पहले तो 124A जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट उस पर दी है, देश के 124A सेडिशन जो लगा था हमारे ऊपर, उसके अगेंस्ट और बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि हमारे जब ब्रिटिश पीरियड जब था हमारे देश में, जब हमारा देश मुक्त नहीं हुआ था, तो जितने ग्रेट लीडर्स ने देश के हित में काम किया, तब ये कलम उनके अगेंस्ट लगी थी 124A सेडिशन, क्योंकि वो ब्रिटिशों के अगेंस्ट था। और अपने देश में जब फ्रीडम होने के बाद भी आज एक लोक प्रतिनिधि हो या आम जनता हो या आम पब्लिक, कोई भी हो इस देश में रहने वाला, अगर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, तो आज महाराष्ट्र में ये परिस्थिति निर्माण हुई है कि उनके ऊपर देशद्रोह 124A सेडिशन जैसा कलम लगता है। पहले तो सभी देशवासी उसी के अफसोस में थे, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया है और स्टे दिया है, जो भी अंडर ट्रायल जिन पे 124A चल रहा है, उस पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो, और नहीं कोई भी राज्य ने इस पे कार्रवाई ऐसे कलम पे की नहीं जानी चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको पूरा राइट्स है, वो जाके कोर्ट में इसके अगेंस्ट लड़ सकता है। तो पहली बात, हमारे ऑर्डर में ही 124A का सेडिशन का ऑर्डर ने, जज ने खुद इसका जजमेंट दिया है कि ऐसी कोई भी कलम इन पे लागू नहीं होती है। तो आने वाले समय में जब जून में हमारा पार्लियामेंट होगा, एज ए मेंबर जब इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स सरकार लाएगी, तो उस पर ज़रूर खड़े होके, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भुगती हैं, और महाराष्ट्र से पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महिला जिसको ये केस के अंदर कोर्ट जेल में भेजा गया, तो उस पर ज़रूर बोलेंगे। और एक चीज़ तो ये सरकार का, केंद्र सरकार का दिल से अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार जितने भी ब्रिटिश कालीन जो भी कलमें हैं, उसको हटाने पे और उस पर अमेंडमेंट्स लाने में सिर्फ ये सरकार काम कर सकती है और कोई नहीं। और हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल्स के जो नियम है, जो ऑफेंस है, उस पर काम करने वाला उद्धव ठाकरे हैं, और ये सरकार मोदी ही जी सिर्फ ये सब चीज़ें हटा सकते हैं। पर हिटलरशाही आज भी मेरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के माध्यम से महाराष्ट्र में सबने देखी है, पूरे देश की जनता ने ये महसूस किया और देखा भी है। उसके लिए तो उनका अभिनंदन करती हूँ। और जितनी भी तकलीफ़ें मुझे दी हैं, मुझे लगता है लड़ने वालों के लिए तकलीफ़ें ला के उन्हें थमा नहीं सकते हैं। हम लड़ने वालों में से हैं, ना ही डरने वालों में से, सबसे पहली बात। और जब मैं ओम बिरला जी को मिलके, हमारे स्पीकर को, मैंने सभी के साथ में किया कि 23 को प्रिविलेज के अगेंस्ट मेरा पूरा स्टेटमेंट होगा। जो जैसे जैसे इल्लीगली मुझे पकड़ा गया, इल्लीगली मुझे फोर्सफुली जेल लेके जाया गया, लेके गए, लॉकअप में डाला गया, वहाँ पे किस तरीके से ट्रीटमेंट हुई, उस विषयों पे मेरा 23 तारीख को मेरा स्टेटमेंट प्रिविलेज के सामने होगा। और वो मैं 23rd ऑफ दिस मंथ वो भी किया जाएगा। और उसके बाद प्रिविलेज कमेटी के सामने आप अपनी बात 100% प्रिविलेज ने समय दिया है, और उसमें अपनी पूरी चीज़ें जो भी मेरे साथ हुई हैं, और उसमें प्रिविलेज इज़ एज कंपेयर टू एज कोर्ट, इट इज़ गॉट ऑल दी राइट्स। जब आप प्रिविलेज के सामने बैठते हैं तो आपको शपथ दी जाती है कि जो भी घटना हुई, जिस तरीके से उसकी सत्य व्यथा आप यहाँ पे बताएंगे, उस तरीके से प्रिविलेज में शुरुआत की जाती है। और आप सभी को पता है, लीलावती ये बहुत जूना एक हॉस्पिटल है। मुझे बहुत हंसी आती है कि हम इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जब हम एक आधे हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे ऊपर जवाबदारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग हमारे ऊपर देते हैं। जब मैं लीलावती में थी, वो फ़ोटो वायरल हुए हैं, आज ये नए कोई फ़ोटोज़ वायरल नहीं हुए, फ़ोटोज़ वायरल हुए हैं। BNC का एक आधा व्यक्ति अपने प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल जाता है, ये कौन से किसी को राइट्स, कौन से, अगर मैं अंडर ट्रायल होती, अगर मैं जेल से उनके कस्टडी में होती और हॉस्पिटल जाती, सो देन द डिपार्टमेंट हैज़ ऑल दी राइट्स कि मेरे अगेंस्ट वो जो इंक्वायरी करना है वो हॉस्पिटल से कर सकते हैं, उनका ऑफिशियली वो डिपार्टमेंट का है, BNC का नहीं है, कोई भी मेंबर का नहीं है। और जिस तरीके से एक महिलाओं के पर्सनल क्या चेकअप हुए हैं, किसका ट्रीटमेंट हुआ है, क्या मेडिसिन चालू है,
ये पूछने का राइट इस देश में आज तक किसी भी हाउस को किसी ने दिया नहीं है। उसके अगेंस्ट उद्धव ठाकरे काम कर रहे थे। मेरा उद्धव ठाकरे जी को सवाल है, क्वेश्चन था उस दिन भी था और आज भी है। और जो महिलाएं जाके वहाँ पर पूरी फैकल्टी को टॉर्चर कर रही हैं, डॉक्टर को क्वेश्चन आंसर कर रही हैं, खुद कंपाउंडर है और वो डॉक्टर को क्वेश्चन कर रही हैं कि आपने क्या ट्रीटमेंट दी है, तो मुझे हंसी भी आई और मुझे दुख भी हुआ कि एक महिला की प्राइवेट चीज़ों के बारे में ओपनली चर्चा करके उनकी इंक्वायरी की, MRI की रिपोर्ट, ट्रीटमेंट की रिपोर्ट, उनमें क्या प्रॉब्लम है वो मांगने का राइट्स उन्हें किसने दिया? उद्धव ठाकरे गिर सकते हैं, ये तो सभी को पता है। उन्होंने उसी दिन दिखा दिया कि वो अपनी कुर्सी के लालच में कहाँ तक गिर सकते थे और उन्होंने उससे भी लिमिट क्रॉस करके हॉस्पिटल में जब अपने लोगों को भेजकर इंक्वायरी कराई तो उस दिन और दिखा कि उनका कोई स्तर बाकी अभी रहा नहीं है। तो मैं बोलती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि उद्धव ठाकरे 2 वर्ष अपने CM कार्यालय में गए नहीं। उन्होंने उसका एक ही रीज़न दिया कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, इसके लिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू मूव आउट फ्रॉम माई हाउस एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ कोरोना, इसके लिए मैं घर से बाहर नहीं जा सकता हूँ। उद्धव ठाकरे जी ने उसकी पूरी MRI से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, मेडिसिन से लेके, ऑपरेशन से लेके सब डिटेल मुझे दे दें। और एक महिला होने के नाते भी मैं उद्धव ठाकरे की सरकार को पूरी रिपोर्ट दूंगी कि मेरी ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। उन्होंने पहले मुझे पूरी रिपोर्ट उनकी दें, उसके बाद मैं उसके ऊपर कुछ बोलूँगी। और जो अभी क्वेश्चन आंसर करना है, बट आई टेक वन मोर दिस थिंग कि जो मेरे फ्लैट के अगेंस्ट मुझे नोटिस दी है, आज ये मुझे लगता है वो फ्लैट में मुझे रहते हुए 7 वर्ष हो रहे हैं, 6 से 7 वर्ष हुए हैं। और वो बिल्डिंग, ना मैं बिल्डर हूँ, ना वो प्रॉपर्टी की मैं हेड हूँ या मालिक हूँ, किसी ने बनाई, मैंने खरीदी और मैं उस घर में रहती हूँ। ये सीधे से, और कई परिवार उस घर फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं। उन्होंने सडन ऑफ 124 लगाई, हम जेल के अंदर, तब वो नोटिस हमारे गेट के दरवाजे के बाहर लगा के जा रहे हैं। इंसानियत तो जिंदा ही नहीं रही है। और आपने ही परमिशन दी है ऑनर को, जो बिल्डिंग के ऑनर थे, जिन्होंने बनाया, बिल्डर को सब दिए, आज नोटिस लगा के गए हैं। मुझे ये उनसे एक प्रश्न पूछना है कि आप गिरोगे भी तो कितना गिरोगे? आपको ये लगता है कि घर का अगर कोई पार्ट तोड़ दिया तो हम बेघर हो जाएंगे? आप बेघर भी कर देंगे। तो हमारी लड़ाई अगेंस्ट करप्शन ये महाराष्ट्र में पहले भी थी और आज भी उसके अगेंस्ट हम खड़े रहेंगे। जो महाराष्ट्र का नुकसान करने के लिए आगे आ रहे हैं उसे पीछे खींचने का काम हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। और जो नोटिस दिए हैं लीगली हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे। हम लीगल पे विश्वास करते हैं और लीगली हम आगे जाएंगे। लेकिन उसमें जो फ्लैट के अंदर जो बताया कि स्ट्रक्चर आपने बदल दिया। सी आई टेल यू वन थिंग, जब भी होता है, जब भी आप किसी से फ्लैट लेते हैं तो आप हल्का चेंजेस करने का पूरा राइट्स रखते हैं। अगर आप बीम तोड़ते हैं, अगर हमने जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में हमने खरीदी है, उन्होंने किसको परमिशन दी, कैसे दी, वो मुझे नहीं पता। वो बिल्डर को उनको क्वेश्चन करने का पूरा राइट्स है। जिस घर में मैं रहती हूँ मैंने एज इट इज़ वो घर लिया है। पर आज सडन ऑफ उद्धव ठाकरे को क्या सूझा कि नवनीत राणा उनके अगेंस्ट और रवि राणा उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, करके नवनीत राणा का घर तोड़ना है, यही उद्देश्य रह गया है, राजद्रोह लगाना है और राजद्रोह लगाना है। ये सब चीज़ों को अगर देखा तो एक जिसको व्यक्ति को साधारण सा दिमाग नहीं होगा ना, उनको भी ये समझेगा कि ये श्रूढ़ बुद्धि की राजनीति है महाराष्ट्र में चल रही है और वही कर रहे हैं। आपके स्टेटमेंट की वजह से आपको कुछ नोटिस दिया गया है क्या कोर्ट की तरफ से? सी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, कोर्ट का मैंने हमेशा आदर किया है, रवि जी ने भी आदर किया और देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कोर्ट के आदेशों का पालन करता है। और मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये शब्द बोलती हूँ। कोर्ट ने मुझे जब भी कहा कि यू कैन नॉट टॉक ऑन पर्टिकुलर सम सब्जेक्ट, आप ये सब्जेक्ट पे बात नहीं करेंगे, हमने वो सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाया। और मेरे साथ जो हुआ, आज BMC का इशू है, मेरे घर गिराने के लिए अगर कोई आके लेटर लगाता है, BMC चिपकाती है, तो उस पर बोलने का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर है? अगर मेरे साथ जो हो रहा है, मेरे घर गिराने के लिए अगर कोई पोस्टर लगा रहा है तो उस पर मैं बात करूँगी। हॉस्पिटल में मेरी प्राइवेट हेल्थ चेकअप के बारे में अगर कोई इंक्वायरी करने जाता है जिसको मैंने राइट्स नहीं दिए हैं, अगर वो जाके पूछेगा, उस पर बोलने का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है और उसका पालन मैं करूँगी।
और कोर्ट का पालन मैं पूरी रिस्पेक्ट से करती हूँ। वो 14 तारीख को जो आप लोग 14 तारीख को मुझे लगता है कि 14 तारीख को महाराष्ट्र में जो अपनी विचारधारा छोड़कर दूसरे मार्ग पे हैं उनकी कोई सभा है महाराष्ट्र में, और उसी दिन ये संकट से महाराष्ट्र को बचाया जाए इसके लिए संकट मोचन की आरती सुबह 9 बजे हम दिल्ली में एक मंदिर में संकट मोचन के जाकर आरती करने वाले हैं कि ये संकट जल्द से जल्द हमारे महाराष्ट्र से दूर हो। मराठीमध्ये सांगा 14 तारखेला जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उस पर क्या प्रतिक्रिया? मैंने ऑलरेडी कह दिया 124A सेडिशन जो लगा है, मुझे लगता है ये ब्रिटिश कालीन में ब्रिटिशों ने हमारे देश पे लगाया था, और जो ग्रेट लीडर्स थे हमारे देश के उनके अगेंस्ट ये कार्रवाइयाँ होती थी। पर आज इस देश में रहने वाला और देश के हित में बात करने वाला, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले पे देशद्रोह का कलम लगता है। तो मुझे लगता है जो केंद्र सरकार आज ब्रिटिश आदेशों को और हुक्मशाही के जो भी कलम लगे हैं उसको हटाने का काम कर रही है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को और लॉ मिनिस्टर को दिल से ये देश का हर एक व्यक्ति अभिनंदन करता होगा, दिल से उनका धन्यवाद करता होगा कि ब्रिटिश कालीन जो भी चीज़ें हमारे देश में आज भी है उसे हटाया जाए और देश के हित में काम किया जाए। 14 मई को ये कौन से हनुमान मंदिर में करेंगे? 14 मई को मंदिर है ना, प्राचीन मंदिर है ना, प्राचीन मंदिर है ना, कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस में। यस, सांगून द्या ना मराठीमध्ये सांगा 14 तारखेचा दिल्ली में हनुमान मंदिर में जाने की वजह क्या है? सांगून द्या मराठीमध्ये। ज्या दिवशी महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी आपली विचारधारा सोडलेली आहे असे उद्धव ठाकरेजीची सभा महाराष्ट्रामध्ये ते घेणार आहे, त्याच दिवशी आम्ही दिल्लीमध्ये उपस्थित आहोत आणि सकाळी 9 वाजता 14 तारखेला आम्ही संकट मोचनच्या मंदिरात जाऊन आरती करणार आहे की हा संकट जे महाराष्ट्रावर आलेला आहे तो दूर झाला पाहिजे, त्याच्यासाठी आम्ही आरती 14 तारखेला कनाट प्लेसला 14 तारखेला 9 वाजता सकाळी आम्ही ती आरती करणार। मराठीमध्ये उत्तर हवंय। तुम्ही कोर्टानं तुम्हाला एक नोटीस बजावलेली आहे की तुमचा जामीन रद्द का करण्यात येऊ नये। मी आपल्याला सांगते, आज जे 124A सेडिशन मध्ये जे सुप्रीम कोर्टने आदेश दिले, ज्यांच्यावर हे केस लागले आहे ते सेशनमध्ये जाऊन खालचे कोर्टामध्ये जाऊन आपली मागणी करू शकतात आणि ज्यांना हे लावण्याचा विचार करत आहे त्यांनी कोणत्याही राज्याने याच्यावर काही करू नये आणि ज्यांच्यावर लागलेली आहे याच्यावर कोणतीही कारवाई जूनपर्यंत होणार नाही असा सुप्रीम कोर्टने आदेश दिलेले आहे। आणि जे कोर्टाने म्हटलं, जे नोटीस आम्हाला बजावलेली आहे, कोर्टाचा आम्ही पूर्ण सन्मान करतो, त्यांच्या आदेशाचं पूर्ण आम्ही पालन केलेलं आहे। पण आज जशी BNC आमच्या घरावर कारवाई करायला नोटीस चिपकवत आहे आणि एक प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जाऊन काही लोक उद्धव ठाकरेंनी पाठवलेले माझी प्रायव्हेट हेल्थ चेकअप जी झालेली आहे, एक महिलाची इन्क्वायरी करणं ॲज ए प्रायव्हेटली, ते कितपर्यंत योग्य आहे ते बोलणं एक प्रेस समोर हा माझा कर्तव्य आणि फ्रीडम ऑफ स्पीच हा माझे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरनी आम्हाला हक्क दिलेला आहे आणि ती मी बसवणार आहे। गृहमंत्र्यांची भेट कधी घेणार आहात? मी गृहमंत्रीजींनाही अप्रोच केलेला आहे, मी जिथे जसं जसं मला वेळ ते देतील तसं तसं मी जाऊन त्यांना सगळ्यांना भेटणार आहे आणि त्यांना या गोष्टीची, या कलमाची, आमच्यावर अन्याय झाल्याची पूर्ण माहिती त्यांना आहे। आणि 14 तारखेला उद्धव ठाकरेजींना माझा एक प्रश्न होता, त्यांनी त्याचं उत्तर त्या सभेमध्ये द्यावे की ते मैदानात उतरून इलेक्शन लढणार का आणि लढणार तर कोणत्या मतदारसंघातून लढणार। बाळासाहेबनी कधी इलेक्शन लढले नाही, त्यांनी कधी पदाचं लालच केलं नाही। जर तुम्ही पदाचा तुम्हाला लालच आहे तर तुम्ही इलेक्शन लढा आणि मी तुमच्या समोर विरोधात लढणार आहे। फक्त तुम्ही ते 14 मध्ये तुम्ही ते अनाउन्स करून द्या की कोणत्या क्षेत्रातून, कोणत्या डिस्ट्रिक्टतून, मतदारसंघातून लढणार। अभी 14 तारीख को उद्धव ठाकरे जी जो सभा ले रहे हैं महाराष्ट्र में, उनको मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आप, हमारे आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं और कभी पद पे बैठे नहीं, उन्होंने सिर्फ सैनिकों को पद पे बिठाया, सिर्फ सैनिकों के लिए लड़ाई दी और हिंदुत्ववादियों के लिए लड़ाई। तो अभी 14 तारीख को जब अपनी स्पीच लेंगे, स्पीच में जब सभा में वो अपने भाषण में जो मैंने एक प्रश्न उनको पूछा है कि आप अगर पद का लालच रखते हैं तो आपने इलेक्शन भी लड़ना चाहिए,
अगर आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और लड़ेंगे, आपको पद चाहिए तो इलेक्शन लड़ना भी चाहिए, और आप लड़ते हैं तो आपने 14 तारीख को जाहिर करना चाहिए कि आप कौन से मतदार संघ से, कौन से क्षेत्र से आप लड़ेंगे, और आपके विरोध में मैं खड़ी रहूंगी। अगर सत्ता का लालच है, कुर्सी का लालच है, तो लोगों की सेवा करके इलेक्शन जीतना भी सीखना चाहिए। अमित शहानी वेळ दिलाय आपल्याला? मी अमित शहाजी अजूनपर्यंत काल रात्रीपर्यंत इथे नव्हते. आम्ही वेळ मागितला नाही. या देशाचे जेवढे महत्त्वाचे लोक जे काम करत आहे देशासाठी, ते खूप इमानदारीने आणि प्रामाणिकपणे काम करत आहे. आमचे मुख्यमंत्री साहेबांसारखे फ्री नाही बसले आहे, जो 2 वर्ष मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये जात नाही. तर मी त्यांना त्यांचा वेळ पाहूनच त्यांना वेळ मागणार आहे, आणि मी माझी व्यथा जाऊन त्यांना नक्की सांगणार आहे. जी माझ्यासोबत पीडित झाली आहे त्याच्यात विरोधात त्यांना सगळी माहिती आहे, त्यांनी सगळी माहिती काढलेली आहे, आणि मी माझा न्याय त्यांच्याकडे जाऊन मागणार आहे. और महाराष्ट्र में इस बार राम भक्त और हनुमान भक्त, इनकी सही पोजीशन, इनकी सही जगह ये महाराष्ट्र के लोग, ये शिवसैनिक के उद्धव ठाकरे को जरूर दिखाएंगे. और मैडम एक और बात, आपका जो दिल्ली दौरा है इसके बाद अटकलें लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी जो क्लोजनेस है वो बढ़ती जा रही है, और हो सकता है कि मैंने तो खुलेआम मोदी जी के साथ रहकर उन्हें समर्थन दिया है. निर्दलीय चुन के आने के बाद भी उनको समर्थन दिया है. एज ए विधायक भी उनके पार्टी को इन्होंने समर्थन दिया है. तो मुझे स्पेशल दिखाने की ज़रूरत नहीं है कौन हमारे क्लोज आ रहा है और कौन हमसे दूर जा रहा है. हम न्याय की लढाई लढ रहे हैं. हमारा और बोलते ना संकट मोचन, काही लोकांनी मला विचारला की संकट मोचनला तुम्ही आठवण केली आणि आज तुम्ही संकटामध्ये आहे. मला वाटते संकट मिटवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये 124A सेडिशनवर आज जे निर्णय झाला तिथून सिद्ध होते, जो उस पर विश्वास रखता है वो तुम्हारे साथ होता है. मैम उस चीज़ का क्या हुआ कि एसटी कमीशन के सामने आप एट्रोसिटी के मामले में जाने वाले थे, उसके ऊपर आपने कुछ लेटर लिखा है क्या, या फिर? और रामदास अठवले ने आपकी मुलाकात भी की है कल? रामदास आठवले जी आए, उनका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ. बहुत सारे MP भी मिलने मुझे यहाँ पर आए, जिनको लगा ये अन्याय हुआ है वो सभी अप्रोच कर रहे हैं. कई फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कई आके जिनसे पॉसिबल हुआ वो दिल्ली आके मुझसे मिल रहे हैं. देवेंद्र फडणवीस साहब हॉस्पिटल आके, उनकी तबीयत ख़राब रहने के बाद भी वो हॉस्पिटल आके मुलाकात लेते हैं. नारायण साहब ने तो खुद ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सपोर्ट और हमारे साथ खड़े हैं, वो जाहिर किया है. तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं वो सब हमारे साथ हैं. मैम कुछ भारतीय जनता पार्टी से बात हुई है, कभी आपका ज्वाइन करने के लिए कुछ आगे बात बढ़ी है? क्योंकि जिस तरह से लोग आपसे मिलने आ रहे हैं तो ज्वाइन भी कर सकती हैं जल्दी ही. मेरा मुद्दा संकट मोचन जी को लेके है. संकट मोचन को याद किया करके सेडिशन लगा. आप कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं? जब ऐसा कुछ होगा निशान जी तो आपको जरूर बताऊंगी मैं. उनको पूरा सपोर्ट है हमारा, और देश के लिए और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं. और महाराष्ट्र में बताना चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना स्थापन की थी, और उद्धव ठाकरे जी ने सुलेमान सेना बना दिया उसको. फिर से जिस तरह से बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए जो शिवसेना स्थापन की थी, उद्धव ठाकरे जी ने ये महाविकास आघाड़ी के विचारों पे अंग्रेजों के कायदों का पालन करके सुलेमान सेना बनाने का काम किया है. और उसी सरकार के अंदर उद्धव ठाकरे जी के साथ एक शकुनी मामा है, जो शकुनी मामा सही मायने में उद्धव ठाकरे जी को पूरा ले डूबने वाला है. और इसके लिए मुझे डूबने वाला है, जो बचे हैं सांस वो भी निकल रही है. मुझे लगता है कि जो स्थिति आज राज्यसभा मेंबर शिवसेना की महाराष्ट्र में है, आने वाले परिस्थिति में शिवसेना के टिकट मांगने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे, ऐसी परिस्थिति शिवसेना की होगी. सर शकुनी दूर पर कौन है वो जाकर एक बाइट दे दीजिए, एक बाइट दे दीजिए. मैम इंग्लिश. पाहिलं नवनीत राणा आणि रवी राणा यांनी नुकतीच पत्रकार परिषद घेतलेली आहे आणि मग या सरकारवर टीका